DWM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डेली वर्क मैनेजमेंट। जैसा कि इसकी डेफिनेशन का अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो उसी से हमें पता चल जाता है कि DWM क्या है। DWM का हिंदी अनुवाद क्या है? दैनिक कार्य प्रबंधन प्रणाली। जो DWM की परिभाषा है वो क्या है कि डेली वर्क मैनेजमेंट इज द सिस्टम दैट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू मैनेज डिपार्टमेंट फंक्शन एंड प्रोसेसेस wherein processes are defined, standardized, controlled and improved by the process owner। तो DWM क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी डिपार्टमेंट, फंक्शन या किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए जा रहे कार्य या प्रोसेस को डिफाइन करने में, डिफाइन का मतलब है कि वो क्या क्या काम कर रहा है उसको प्रॉपर नोट डाउन करने में, स्टैंडर्डाइज करने में, जो भी वो कार्य कर रहा है उसको स्टैंडर्डाइज किया जाए कि ये काम कब करना है, कैसे करना है, कितनी बार करना है। उसके बाद उसको कंट्रोल करना कि जो हमने टास्क डिफाइन किए क्या उसको हम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद जो चौथा स्टेप आता है इम्प्रूव करना। इम्प्रूव करने का मतलब है कि जितने भी हमने टास्क डिफाइन किए, कंट्रोल किए, स्टैंडर्डाइज किए, उनको फर्दर इम्प्रूव करें ताकि कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट आ सके। दोस्तों जो DWM टूल है ये एक ऐसा टूल है, अगर इसको सारे मैनेजर्स और सुपरवाइजर तरीके से इस्तेमाल करें तो वो अपनी एफिशिएंसी 50 से 60% वैसे ही बढ़ा सकते हैं। और ऐसा क्यों पाया गया? ऐसा इसलिए पाया गया या DWM की जो नीड है वो क्यों निकल के आई कि जो हमारे मैनेजर्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं या डूअर्स हैं वो क्या है, उनके पास किसी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई टाइम नहीं है। अगर उनसे बात करें कि भाई हमें ये सुधार करना है तो बोलते नहीं 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 मैं बहुत बिजी हूँ। बिजी क्यों है? कि वो डेली फायर फाइटिंग में लगे हुए हैं। इधर आग लग गई इधर बुझा दो, उधर आग लग गई उधर बुझा दो, इधर समस्या आ गई इधर भाग लो, उधर समस्या आ गई उधर भाग लो। और तीसरी जो सबसे बड़ी नीड बन जाती है DWM की वो क्या है कि जो मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स का है वो टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। उन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ कि मैंने जो रूटीन काम है इतने बजे से इतने बजे तक करने हैं या 10 ये रूटीन काम करने हैं, उसके बाद बाकी जो काम है मैंने इम्प्रूवमेंट्स के करने हैं। और इम्प्रूवमेंट्स में भी किस किस दिशा में काम करना है, प्रोडक्शन में करना है, क्वालिटी में करना है, डिज़ाइन में करना है, तो ये कुछ भी डिफाइन नहीं होता। इसीलिए हमें DWM की नीड निकल के आती है। तो 7 तरीके के डेडली वेस्ट होते हैं। हमारा टारगेट क्या रहेगा कि ये जो 7 तरीके के वेस्ट हैं उनको हम एलिमिनेट करें, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करें और अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ा सकें। तो सबसे पहला जो वेस्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन है, जिसको कुछ लोग ओवर ट्रांसपोर्टेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ढुलाई बोलते हैं। दूसरा जो वेस्ट है वो इन्वेंट्री है या सामग्री अधिक होना। तीसरा वेस्ट है मोशन या मूवमेंट, चाल या घूमना। चौथा वेस्ट है वेटिंग, हिंदी में बात करें तो प्रतीक्षा करना। पांचवा वेस्ट है ओवर आउटपुट या ओवर प्रोडक्शन, अधिक उत्पादन करना। छठा वेस्ट है ओवर ऑपरेशन। सातवां वेस्ट है ओवर डिफेक्ट्स। दोस्तों लोटो की जो फुल फॉर्म होती है लॉक आउट, तो लोटो का मतलब हुआ लॉक लगाना और टैग लगाना। लोटो एक ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया है जिसका उपयोग हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या उद्योगों के अंदर करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मरम्मत के वक्त या मेंटेनेंस के वक्त जो भी हजार्डस या खतरनाक एनर्जी सोर्सेज हैं उनको कोई दोबारा से शुरू ना कर दे, दोबारा से चालू ना कर दे बिना मरम्मत को ख़त्म हुए। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए हम लॉकआउट टैग आउट प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो वर्क इंस्ट्रक्शन है इसकी परिभाषा क्या है या वर्क इंस्ट्रक्शन होता क्या है। दोस्तों वर्क इंस्ट्रक्शन जो है ये एक डिफाइंड फॉर्मेट है। डिफाइंड फॉर्मेट है मतलब कि एक व्यवस्थित फॉर्मेट है जिसके अंदर हम क्या बताते हैं, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट एनी एक्टिविटी। किसी भी काम को करने के लिए हमें जो जो गतिविधियां करनी है उसके बारे में हमें जो जानकारी देता है वो होता है हमारा वर्क इंस्ट्रक्शन।
दूसरी जो मुख्य पहचान है वर्क इंस्ट्रक्शन की वो क्या है कि ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है। स्टेप बाय स्टेप गाइड का क्या मतलब है कि अगर आप वर्क इंस्ट्रक्शन में दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करें तो आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे मुख्य चीज़ है वर्क इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वो क्या है, अवॉइड एरर्स, कि अगर हम कहीं पर वर्क इंस्ट्रक्शन या WI लगा देते हैं तो हम गलतियां करने से बच सकते हैं। दोस्तों, कभी आप लोगों ने अगर फ्रिज खरीदा हो, टीवी खरीदा हो या AC खरीदा हो तो उसके साथ क्या आएगा, एक पेज का एक सिंपल सा वर्क इंस्ट्रक्शन या कार्य निर्देश आएगा। उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है कि पहले टीवी को ऐसे वॉल के ऊपर टांगना है, उसको ऑपरेट करने के लिए उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि इस वाले बटन से ये होगा। अगर आपको ऑडियो से HDMI पे जाना है या AV से HDMI पे जाना है तो आप इस बटन से जा सकते हैं। तो सारी चीज़ें क्या करते हैं कि वो एक ही पेज में डिफाइन कर देते हैं। इसी तरीके से वॉशिंग मशीन का जो कार्य निर्देश होता है उसके अंदर भी स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है कि नॉब को इधर सेट करें, पानी डालें, उसके बाद सर्फ डालें, मशीन को टाइमर सेट करें, उसके बाद मशीन को घूमने दें, कपड़ों को निचोड़ के फिर स्पिनर में घुमाएं। तो क्या है कि वर्क इंस्ट्रक्शन किसी भी काम को करने के तरीके को प्रॉपरली डिफाइन कर देता है। कुछ लोग इसको वर्क इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, कुछ शॉर्टकट में WI बोल देते हैं और हिंदी में इसे कार्य निर्देश कहा जाता है। दोस्तों, जो वर्क इंस्ट्रक्शन है आप वर्ड में भी बना सकते हो, पावर पॉइंट में भी बना सकते हो, एक्सेल में बना सकते हो। एक्सेल में आपको क्या सहूलियत मिल जाती है कि अगर आपका पेज लंबा हो रहा है तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। ये दिक्कतें पावर पॉइंट और वर्ड में बनी रहती है कि उसमें एक लिमिटेशन होती है, आप उससे जो लंबा पेज नहीं बना सकते तो कुछ चीज़ें आपकी मिसिंग रह जाती हैं। इसलिए लोग ज़्यादातर वर्क इंस्ट्रक्शन या WI को एक्सेल में बनाना पसंद करते हैं। अब जान लेते हैं कि मेन चीज़ें किसी कार्य निर्देश या WI को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, हम एक अच्छा WI कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, WI का मकसद क्या है कि जो हमारा ऑपरेटर है या जो बिलो द लाइन वाला पर्सन है वो आसानी से समझ सकें। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि WI को इंग्लिश में बना के टांग देते हैं। उसको भैया क्या लेना देना है इंग्लिश से, उसको समझ में ही नहीं आती जिसके लिए हमने WI लगाया है। हमने ऑडिटर के लिए थोड़ी WI लगाया है, हमने पर्सन के लिए जो है WI लगाया है। तो हमें WI किस भाषा में लगाना है, जिस भाषा को हमारा ऑपरेटर या हमारे बिलो द लाइन वाले लोग जो है समझ सकें, उसी भाषा में हम WI को लगाएं। जैसे अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो हमें WI लगाना चाहिए हिंदी भाषा में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग हिंदी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पंजाब में हम पंजाबी में लगा सकते हैं, और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे मराठी की भाषा में WI लगाई जा सकती है। अब इस फॉर्मेट की डिटेल हम जान लेते हैं। तो सबसे ऊपर तो हमेशा कंपनी का नाम लिखना है जिस कंपनी के लिए हम WI बना रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ अपनी कंपनी का नाम लिखा है AYT बिजनेस सॉल्यूशंस। लोगो लगा दें कंपनी का। उसके बाद जो आपका WI है उसको एक नंबर देना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेट नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर। जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ है AYT/WI/4, ये चौथे नंबर की WI है AYT कंपनी की। इशू डेट, ये WI किस दिन इशू हुआ, और यदि इसमें कोई रिवीजन आया है तो उसकी रिवीजन की डेट और रिवीजन का नंबर। अब दो मुख्य चीज़ें हैं किसी भी एक अच्छे WI को बनाने के लिए। एक तो होता है निर्देश, दूसरा होता है रेफरेंस पिक्चर। मैंने इतनी कंपनियों में विजिट किया है, वहाँ पर ज़्यादातर क्या लिखा होता है, टेक्स्ट में WI लिखा होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी जो विजुअल मेमोरी होती है, जिन चीज़ों को हम देख लेते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहती हैं या ज़्यादा हमें समझ में आती हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा या आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो भी आप WI बनाएं विद रेफरेंस और पिक्चर ज़रूर बनाएं। तो जैसे मैंने क्या किया है, एक पंप की असेंबली के लिए WI बनाया। तो इसमें क्या किया, स्टेप बाय स्टेप हमने शुरू किया कि सबसे पहले बॉडी में ग्राइंडर मारना है और ग्राइंडर मारते हुए तस्वीर दिखा दी। उसके बाद बॉडी में वैक्यूम पॉकेट में प्राइमर मारे और प्राइमर मारते हुए तस्वीर दिखा दी।
तीसरा स्टेप हो गया हमारा, रोटर के स्लॉट में फाइल और एमडी पेपर से घिसाई करें, और ये तस्वीर हमने यहाँ पे दिखा दी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपने जितने भी स्टेप्स हैं उनको हम लिखते हुए चले जाएंगे। जैसे हम पहुँच गए 16 नंबर पे, वैक्यूम प्लेट फिट करें, तो हमने यहाँ दिखा दिया कि वैक्यूम प्लेट को कैसे फिट करना है। इसी तरीके से लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, वो स्टेप हम इसमें लास्ट में लेकर के आएंगे। जितना डिटेल में, जितनी सरल भाषा में, जितना सरल तरीके से, जितनी पिक्चर्स के साथ हम WI बनाएं उतना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो हमारा डाउन द लाइन वाला पर्सन है उसको आसानी से इस्तेमाल कर पाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड होता क्या है। इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड को कुछ लोग क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, और कई बार इसको क्वालिटी प्लान के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली जो है इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड एक ऐसा डिफाइंड फॉर्मेट होता है, एक ऐसा डिफाइंड तरीका होता है जो हमें बताता है किसी भी पार्ट का या किसी प्रोसेस के अंदर हमें इंस्पेक्शन या जांच कैसे करनी है। इसमें हमें ये बताया जाता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, किस तरीके से उस पार्ट को या उस स्टेप को या उस डायमेंशन को हमें कैसे चेक करना है या मेथड अप्लाई करना है। यह हमें किसी भी प्रकार के पार्ट या प्रोसेस के लिए निरीक्षण करने का या इंस्पेक्शन करने का तरीका प्रदान करता है। ये क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है किसी भी पार्ट की इंस्पेक्शन करने के लिए। और बेसिकली सबसे बड़ा फ़ायदा एक इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड बनाने का यह होता है कि हमें यह किसी भी प्रकार की जो गलती है या मिस्टेक है उससे हमें बचाता है। दोस्तों, आप लोगों को जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यह एक हमारा इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड या क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड का फॉर्मेट है, जिसके अंदर ऊपर कंपनी का नाम दिया हुआ है, फॉर्मेट का नाम दिया हुआ है, फॉर्मेट का नंबर दिया हुआ है, रिवीजन नंबर दिया हुआ है, रिवीजन डेट दिया हुआ है। इसके बाद है यहाँ पर विभाग या डिपार्टमेंट, हम किस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं या किस डिपार्टमेंट के अंदर ये हम इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड बनाने वाले हैं। प्रक्रिया या स्टेज, तो डिपार्टमेंट हो गया मशीनिंग, हम मशीनिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं। स्टेज या स्टेशन हो गई हमारी इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। इसके बाद यहाँ आ गया हमारे पार्ट का नाम नंबर, पार्ट का नाम है शाफ्ट काउंटर आवा। इसके बाद आ गया प्रिपेयर्ड बाय, अप्रूव्ड बाय, इश्यूड बाय। ये हमने टॉप पे दे दिया, आप इसको नीचे भी डाल सकते हैं, जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा है आप वहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं कि किसके द्वारा ये इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड बनाया गया, किसने अप्रूव्ड किया और किसने इश्यू किया। इसके बाद यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है चेक पॉइंट नंबर, चेक पॉइंट, उसका विवरण, फोटो, इस्तेमाल होने वाला इंस्ट्रूमेंट। तो स्टेज पहली क्या हो गई, 100% सेंटर डेप्थ चेक और ओडी चेक। चेक पॉइंट नंबर क्या है कि सेंटर डेप्थ चेक करना है। सेंटर डेप्थ, कौन सी सेंटर डेप्थ चेक करनी है, कितनी होनी चाहिए और किसके द्वारा चेक करनी है, वो हमने यहाँ पे विवरण में डाल दिया कि सेंटर डेप्थ जो हमें चेक करनी है वो है 0.05 mm और डेप्थ गेज द्वारा चेक करनी है। उसका हमने यहाँ नाम लिख दिया इंस्ट्रूमेंट का, डेप्थ गेज, और साथ ही साथ हमने तस्वीर लगा दी कि आपको सेंटर डेप्थ कैसे चेक करनी है। इसके बाद हमारा आ गया यहाँ पर चेक पॉइंट नंबर 2 और चेक पॉइंट नंबर 3। चेक पॉइंट नंबर 2 में हमें आउटर डाया या ओडी चेक करना है, कौन सा, 22.7 - 0.2, और चेक पॉइंट नंबर 3 में हमें ओडी ही चेक करना है 22.2 + 0.1। ठीक है, ओडी में हम गो नो गो स्नैप गेज लगाकर देखेंगे, और जो चेक पॉइंट नंबर 3 है उसमें भी हम स्नैप गेज द्वारा ही चेक करेंगे। हमने तस्वीर दिखा दी कि कैसे चेक करना है और इंस्ट्रूमेंट का नाम हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो इसी तरीके से हमने किसी दूसरे पार्ट का फाइनल स्टेज का इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड बनाया। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पैकिंग स्टैंडर्ड या पैकेजिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। पैकेजिंग स्टैंडर्ड इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट पैकेजिंग या पैकिंग। पैकिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, ये एक स्पेक होता है, ये एक मापदंड होता है कि हमें प्रोडक्ट की पैकिंग कैसे करनी है ताकि हम उसको कस्टमर तक सेफली पहुंचा सके एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। दोस्तों, पैकेजिंग स्टैंडर्ड जो है वो कस्टमर अप्रूव्ड होना चाहिए, और ये जो पैकिंग स्टैंडर्ड है जब प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है उस टाइम जो सप्लाई दी जाती है उसी टाइम हमको ये तैयार करना होता है। जो पीपैप डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं उसी दौरान हमें पैकिंग स्टैंडर्ड को बनाना होता है और कस्टमर से अप्रूव कराना होता है।
मेन उद्देश्य पैकिंग स्टैंडर्ड बनाने का यह होता है कि आज एक पर्सन पैक कर रहा है उस मटेरियल को, कल सेकंड कर सकता है या साल बाद कोई और कर सकता है। तो ऐसा ना हो कि एक पर्सन ने उस मटेरियल को पॉलिथीन में भेज दिया, एक ने गत्ते में भेज दिया, एक ने लक्कड़ के डब्बे में डाल के भेज दिया। तो इसलिए क्या किया जाता है, पैकिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं कि सपोज मेरा प्रोडक्ट है पेन, तो पेन को पैक करने का यही तरीका है, हमेशा उसको पॉलिथीन में ही पैक करना है या कागज़ के डब्बे में ही पैक करना है या इस साइज के डब्बे में पैक करना है। तो पैकिंग स्टैंडर्ड हमें मटेरियल की पैकिंग से रिलेटेड कि उस पर क्या क्या मटेरियल यूज़ होगा, कौन सी टेप लगानी है, कैसा स्टिकर लगेगा, कस्टमर की कोई और रिक्वायरमेंट तो नहीं है डब्बे के ऊपर लगाने के लिए या पॉलीथीन के ऊपर लगाने के लिए। कई बार क्या होता है, कस्टमर की अलग से भी कोई रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने बार कोड के स्टिकर भी दे देते हैं ताकि उनकी जो एक्सेस है या एंट्री है उनके यहाँ पर स्टोर के अंदर वो आसानी से हो जाए। तो हमें जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पैकेजिंग स्टैंडर्ड तैयार करना है और उसको फॉलो करना है। अब हम देखेंगे कुछ पैकिंग स्टैंडर्ड के फॉर्मेट्स। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक पैकिंग स्टैंडर्ड का फॉर्मेट है, जिसमें हमने ऊपर हेडर दिया हुआ है पैकिंग स्टैंडर्ड, उसके बाद में यहाँ फॉर्मेट नंबर हो गया, रिवीजन नंबर हो गया, रिवीजन डेट आ गई, इसके बाद सप्लायर का नाम, पार्ट नेम, पार्ट नंबर, क्वांटिटी पर बॉक्स और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अगर कोई प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है वो भी हम डाल देंगे। साथ ही क्या है, क्वांटिटी पर बॉक्स डालेंगे कि एक बॉक्स के अंदर हम कितने पीस पैक करने वाले हैं या एक पॉलिथीन के अंदर हम कितने पीस पैक करने वाले हैं। तो ये तो क्या हो गई, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई कि पार्ट क्या है, पार्ट का नंबर क्या है और एक डब्बे में या एक पॉलिथीन में हम कितना मटेरियल पैक करने वाले हैं। इसके बाद आ जाती हैं थोड़ी और ज़्यादा डिटेल्स कि जो इसके अंदर वाइट बॉक्स यूज़ हो रहा है या जो प्राइमरी पैकिंग यूज़ हो रही है उसका स्पेक क्या है और एक पीस को पैक करने के लिए हमें वो डब्बे कितने लगेंगे। इसी तरीके से जो कोरुगेटेड बॉक्स है उस कोरुगेटेड बॉक्स का क्या स्पेक है। इसके बाद जो टेप हम उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं वो कितनी यूज़ कर रहे हैं। तो हमें बिल्कुल बारीकी में चले जाना है ताकि जब हम अपना पैकिंग का ऑर्डर डालें तो हमें पता हो कि इतने डब्बे बनाने के लिए या इतना मटेरियल बनाने के लिए हमें इतने डब्बे चाहिए, इतने टेप चाहिए, इतने स्टिकर चाहिए। साथ ही जैसे ये आपको पैकिंग दिखाई दे रही है, इसके अंदर हमने थर्माकोल को भी यूज़ किया हुआ है, तो इसमें थर्माकोल का भी स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि 52 × 45.5 × 0.8 सेंटीमीटर का थर्माकोल गत्ता इसके अंदर यूज़ किया गया है। इसके बाद आ जाती है प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग का मतलब क्या है, सपोज कि हमें बल्ब पैक करना है तो बल्ब को पहले हम एक छोटे डब्बे में डालेंगे, फिर 100, 50 या 150 की एक सेकेंडरी या फाइनल पैकिंग होगी, उसके अंदर उन डब्बों को डाला जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो हमारा रेगुलेटर है उसकी प्राइमरी पैकिंग हमने दिखा दी कि पहले उसको एक पॉली बैग में डालना है, फिर उसको वाइट बॉक्स के अंदर डालना है, उसका ओपन व्यू दिखा दिया, क्लोज व्यू दिखा दिया। इसके बाद इसकी सेकेंडरी पैकिंग दिखा दी। सेकेंडरी पैकिंग के अंदर इस तरीके से इसको रखना है और पैक करने के बाद हमने इस तरीके से टेप लगानी है। तो पैकिंग स्टैंडर्ड के अंदर हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि मटेरियल को किस तरीके से पैक करना है कस्टमर तक डिस्पैच करने के लिए।